हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बीआरएस साल 2024 के इंतखाबात के बाद मरकज में हुकूमत बनाएगी, केसीआर का दावा। बीआरएस सरबराह और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि साल 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के बाद मरकज में बीआरएस हुकूमत साजी करेगी। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि पार्टी के इख्तियार में आने के बाद दलित बंधु स्कीम को पूरे मुल्क में नाफिज करेगी। दलित बंधु स्कीम का आगाज साल 2021 में किया गया था। इस स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से दर्ज फहरिस्त ज़ात के खानदानों को कारोबार शुरू करने के लिए 100% ग्रांट के तौर पर 10 लाख रुपए की पेशकश की जाती है। बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दिए गए फंड्स को वापस करने की जरूरत नहीं होती। हैदराबाद में BR अम्बेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद एक जलसे आम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी को महाराष्ट्र से जबरदस्त हिमायत मिल रही है, जिसके बाद वो मगरबी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से इसी तरह की हिमायत की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में अगली हुकूमत हमारी होगी। तहम हमारे मुखालिफिन को यह बात हजम नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि एक चिंगारी रोशनी के लिए काफी है। तेलंगाना मुल्क को तरक्की की नई राह पर लेकर जा रहा है, प्रकाश अम्बेडकर ने कहा। मेमार दस्तूर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि आज रियासत तेलंगाना पूरे मुल्क में तरक्की करने वाली तमाम रियासतों की फहरिस्त में नंबर 1 है, लेकिन हैदराबाद को मुल्क की दूसरी राजधानी बनाने की BR अम्बेडकर की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उन्होंने इसको लेकर कई मरतबा कई बातें कही थी। प्रकाश अम्बेडकर ने वजाहत की कि BR अम्बेडकर ने भेदभाव को खत्म करने के लिए सख्त मेहनत की। इन्हें इनकी इस कोशिश में कामयाबी भी मिली, लेकिन ये इंकशाफ हुआ कि न्यू इंडिया में कुछ छोटी जातों को मसाइल का सामना है। रियासत तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम बनाने के लिए केसीआर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया, जो मुल्क में कहीं और जगह भी दस्तयाब नहीं। उन्होंने इस बात की तारीफ की कि यहाँ के वज़ीर आला मुआशी कमजोरी से लड़ने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि केसीआर आइन साज के अज़ाइम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रकाश ने याद दिलाया कि अम्बेडकर ने पहले छोटी रियासतों की तजवीज़ की हिमायत की थी। उनका कहना है कि तेलंगाना के लिए काफ़ी जद्दोजहद की गई। राजा सिंह के मुतनाज़ा यूट्यूब चैनल पर रोक, यूट्यूब कंपनी का इक़दाम। हल्का असम्बली गोशा महल के मुअत्तल बीजेपी के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के मुतनाज़ा यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगा दी गई है। श्री राम चैनल तेलंगाना के नाम से राजा सिंह यूट्यूब चैनल चला रहा था और ख़वानीन की खिलाफ वर्जी पर यूट्यूब कंपनी ने इक़दाम किया। श्री राम चैनल के 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और इम्तना आयद करने तक इस चैनल पर 1 लाख वीडियो अपलोड किए गए थे। इश्तारंगेज़ तकारीर और काबिल एतराज़ मवाद पाए जाने पर ऑल्ट न्यूज़ के बानी मोहम्मद जुबैर ने यूट्यूब कंपनी से राजा सिंह की शरंगेज़ी का पर्दाफाश किया था, जिस पर यूट्यूब ने गुज़िश्ता 3 महीने से चैनल की सरगर्मियों पर नजर रखी थी और ख़वानीन की खिलाफ वर्जी इस चैनल पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस चैनल के जरिए कई काबिल इतराज़ तकारीर और बयान जारी किए गए थे और राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। केसीआर की बीआरएस पार्टी भी अब हैदराबाद को भाग्यनगर लिखने लगी। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए केसीआर की ज़ेर क़यादत बीआरएस पार्टी नरम हिंदुत्व के रास्ते पर गामजन दिखाई दे रही है। मुसलमानों को खुश करने के लिए सेकुलरिज्म का नारा लगाया जाता है, लेकिन अक्सरियती तबके की तायद हासिल करने के लिए बीआरएस ने हैदराबाद को भाग्यनगर करार दे दिया है। बीआरएस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट के जरिए सोशल मीडिया में डॉक्टर BR अम्बेडकर के तवील इक़ामत मुजस्समे की नकाब कुशाई की तशहीर की गई। पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि भाग्यनगर के मशहूर ताज में 3 नए हीरो का इजाफा हो रहा है। 125 फीट बुलंद डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्समा, डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट और तेलंगाना यादगार शहीदा इनमें शामिल हैं। सोशल मीडिया पर बीआरएस की जानिब से हैदराबाद को भाग्यनगर लिखे जाने पर आवाम ने हैरत का इजहार किया है। मुसलमानों को खुश करने के लिए निजाम हैदराबाद की तारीख और बीजेपी की फ़िरक़ापरस्त सियासत के खिलाफ केसीआर की बयानबाजी के पस मंजर में पार्टी की जानिब से हैदराबाद को भाग्यनगर करार देना बाइस हैरत है। तेलंगाना में बीजेपी ने जब से अपने कदम जमाने की कोशिश की है, केसीआर ने नरम हिंदुत्व पॉलिसी इख्तियार कर ली। मंदिरों की तरक्की के लिए हजारों करोड़ मंजूर किए गए और अरकान असेंबली को पाबंद किया गया कि वो मंदिरों की तरक्की के बारे में केसीआर हुकूमत के इक़दामात से आवाम को वाकिफ करवाएं। सेक्रेटेरिएट के अहाते में शहीद की गई मसाजिद की तामीर पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। 30 अप्रैल को नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह अमल में आएगा और केसीआर ने इफ्तिताह तक मसाजिद की तामीर मुकम्मल करने का वायदा किया था, लेकिन आज तक तामीरी काम 50% भी मुकम्मल नहीं हो सका। इस बारे में हुकूमत में शामिल मुस्लिम कायदीन भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बताया जाता है कि मसाजिद की तकमील के लिए मजीद 2 महीने दरकार होंगे। सोने की कीमत 62,000 रुपये के करीब। सोने की कीमत में 480 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके साथ ही सराफा बाजार में सोने की कीमत 61,780 रुपये फी तोला हो गई है। ताजिरों ने बताया कि चांदी की कीमत में भी 410 रुपये का इजाफा हुआ और चांदी फी किलोग्राम 77,580 रुपये हो गई है। तमिलनाडु में मछली पकड़ने पर 61 दिनों तक लगी पाबंदी, समुद्री ग़िज़ा के दामों में इजाफा हो सकता है। तमिलनाडु के मशरक़ी साहिल पर हफ्ता यानी 15 अप्रैल से 16 जून तक मछली पकड़ने पर 61 दिन तक के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके सबब रियासत में समुद्री ग़िज़ा की कीमतें बढ़ने की तवक्को है। रियासत में 2001 से समुद्री दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहगिरी पर सालाना पाबंदी का निफाज किया जा रहा है, क्योंकि छोटी मछलियाँ भी जाल में फंस जाती हैं, जिससे मछलियों की तादाद कम होती है। तमिलनाडु के माहगिरी के महकमे के हुक्काम के मुताबिक 21 जून से 31 जुलाई तक तमिलनाडु के मगरबी साहिल पर मछली पकड़ने पर पाबंदी नाफिज रहेगी। आज से नाफिज होने वाली पाबंदी के साथ तमिलनाडु के बड़े इलाकों में मछली की दस्तयाबी मगरबी साहिल से होगी, जो बहुत कम होगी और पड़ोसी रियासतों जैसे केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से मछली तलब करना पड़ेगी।
इनकाउंटर में हलाक असद अहमद प्रयागराज जिले के कसारी मसारी खबरस्तान में सुपुर्द खाक। उत्तर प्रदेश के साबिक रुकन पार्लियामेंट और गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की मैयत को आज प्रयागराज के कसारी मसारी खबरस्तान में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सुपुर्द खाक कर दिया गया। असद के जनाजे में नाना और मामू समेत चंद करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। तदफीन के मौके पर भारी पुलिस फोर्स खबरस्तान में मौजूद थी। पुलिस ने बाहर बैरिकेड खड़ी कर रखी थी। मीडिया वालों को भी इसके आगे जाने की इजाजत नहीं थी। एतराफ के इलाकों के लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई थी। पुलिस ने ड्रोन की मदद से भी निगरानी की। पुलिस ने कब्रिस्तान के अंदर एक रजिस्टर रखा था। लोगों को शनाख्त के साथ नाम लिखने के बाद ही अंदर जाने दिया गया। असद की तदफीन में उनके घर का कोई भी फर्द मौजूद नहीं था। वालिद से लेकर चाचा तक और भाई सब जेल में हैं और वालिदा शाइस्ता परवीन फरार है और इन पर 50,000 रुपए का इनाम है। अदालत असद इनकाउंटर पर उठने वाले सवालात का खुद नोटिस ले, शाहनवाज आलम ने कहा। अखिलेती कांग्रेस के रियासती सदर शाहनवाज आलम ने एक प्रेस बयान में कहा कि साबिक एमपी अतीक के बेटे के मुबैना इनकाउंटर में कत्ल पर जिस तरह से सवालात उठाए जा रहे हैं, अदलिया को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो अवाम की नजरों में अदालतों की अहमियत कम हो जाएगी, जो अदलिया के लिए मोहलिक साबित होगी। शाहनवाज आलम ने कहा कि शक के दायरे में आए इस मुबैना इनकाउंटर के लिए STF हुक्काम के बजाय इनके वज़रा, बीजेपी लीडर और हुकूमत के हामी मीडिया वज़ीर आला आदित्यनाथ को मुबारकबाद दे रहे हैं। इनसे पैगाम जा रहा है कि वज़ीर आला खुद इस कत्ल में मुलव्विस हैं। इससे पहले भी रियासत में कई मुजरिम इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि वज़ीर आला बराह रास्त इसके लिए मुबारकबाद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि SP और BSP की हुकूमतों में भी मुश्तबा इनकाउंटर होते थे, लेकिन इसमें कम से कम एक पुलिस एहलकार को भी छुरे से जख्मी दिखाया जाता था। लेकिन इस मामले में ऐसा करना भी जरूरी नहीं समझा गया, जबकि मख्तूल मुजरिमों के पास जदीद तरीन असलहा रखने का दावा किया जा रहा है। बिहार में मुश्तबा हालत में 22 लोगों की मौत। इंतजामिया ने जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत की तस्दीक की। बिहार के मशरक़ी चंपारण जिले में मुश्तबा हालत में एक एक करके गुज़िश्ता 36 घंटों में 22 लोगों की मौत हो गई। जिले के 3 ब्लॉकों के मुख्तलिफ गाँव से मौत की इत्तला मिली है। हालांकि इंतजामिया ने जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत की तस्दीक की है। जिले के हरसरी, पहाड़पुर और तरकुलिया में हुए इस वाक़े को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। DIG बतिया ने शराब से 6 लोगों की मौत की तस्दीक की है। साथ ही 9 लोगों के बीमार होने की बात कही। इनमें से 2 लोगों को पटना रेफर किया गया और 3 लोगों की हालत नाजुक है। तरकुलिया का लक्ष्मीपुर हॉट स्पॉट है। DIG ने 7 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। हालांकि मुकामी लोगों ने इन अमवात के लिए जहरीली शराब को जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र में बस 200 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी, 12 अफराद हलाक, कई अफराद जख्मी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली में एक खौफनाक हादसा पेश आया। खोपोली की पहाड़ी इलाके में बस खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। हादसे में कुल 25 अफराद जख्मी हुए हैं। जाए वकूफ़ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि यह हादसा कैसे हुआ। रायगढ़ के SP ने बताया कि एक बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई और बचाव ऑपरेशन जारी है। अब तक 7 नौशों को बाहर निकाल दिया गया और 25 अफराद जख्मी हैं। मुकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बस में गोरगांव की एक तंजीम के लोग सफर कर रहे थे। ये लोग पुणे में एक प्रोग्राम से वापस आ रहे थे। गिरी बस को खाई से निकालने और लोगों को बचाने के लिए क्रेन तलब कर ली गई है। बताया जाता है कि बस कंट्रोल खोने के बाद 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे के वक्त इस बस में 40 से ज्यादा अफराद सवार थे। ऐसे में बस में मजीद लोग फंसे हो सकते हैं। सदर और नायब सदर ने रायगढ़ सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने हफ्ते के रोज महाराष्ट्र के रायगढ़ में सड़क हादसे पर गम का इजहार किया और मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर जमहूरिया ने एक ट्वीट पैगाम में कहा, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस हादसे में लोगों की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। सोगवार खानदानों से मेरी ताज़ियत, मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। जबकि नायब सदर ने एक ट्वीट पैगाम में कहा, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस हादसे में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरे ख्यालात सोगवार खानदानों के साथ हैं। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म ने रायगढ़ सड़क हादसे पर गम का इजहार किया। हर मरने वाले के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हफ्ते को सड़क हादसे पर गम का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर यानी PMO के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस हादसे से दुखी हैं। हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों से मेरी ताज़ियत, मेरी दुआ है कि जो जख्मी हुए हैं वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। रियासती हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ बस हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड यानी PMNRF से दिए जाएंगे। सेंट्रल पुलिस फोर्स में कांस्टेबल की भर्ती के लिए 13 इलाकाई ज़बानों में हो गया एग्जाम। वज़ारत दाखिला ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 इलाकाई ज़बानों में कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी इम्तिहान मुनक्किद करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला वज़ीर दाखिला अमित शाह की पहल पर CAPF में मुकामी नौजवानों की शिरकत बढ़ाने और इलाकाई ज़बानों को फ़रोग़ देने के लिए किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा सवालिया पर्चजात 13 इलाकाई ज़बानों में तरतीब दिया जाएगा। आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी। इस फैसले के नतीजे में लाखों उम्मीदवार अपनी मादरी ज़बान या इलाकाई
आलाकाई ज़बान में एग्जाम में शिरकत कर सकेंगे, जिससे उनके इंतखाब के इम्कानात बढ़ जाएंगे। वज़ारत दाखिला और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कई हिंदुस्तानी ज़बानों में इम्तिहान के इनेकाद को आसान बनाने के लिए मौजूदा MOU के ज़मीमा पर दस्तखत करेंगे। कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए मुनक्किद किए जाने वाले बड़े एग्जाम्स में से एक है, जिसमें मुल्क भर से लाखों उम्मीदवार शिरकत करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ये इम्तिहान 1 जनवरी 2024 से 13 इलाकाई ज़बानों में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने CAPF में 13 इलाकाई ज़बानों में होने वाले एग्जाम को मशाले राह करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के ओहदों के लिए हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ 13 दीगर इलाकाई ज़बानों में इम्तिहान मुनक्किद करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये एक मशाले राह फैसला है जो हमारे नौजवानों की उमंगों को पंख देगा। मरकजी वज़ीर दाखिला के दफ्तर के एक ट्वीट का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, एक मशाले राह कदम जो हमारे नौजवानों की उमंगों को पंख देगा। ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमारी मुख्तलिफ कोशिशों का एक हिस्सा है कि ज़बान को किसी के ख्वाबों की तकमील में रुकावट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, मैं बेईमान हूं, दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में CBI की तरफ से समन मौसूल होने के बाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते को यह बात कही। कहा जाता है कि बीजेपी शोर मचा रही है कि घोटाला है, तफ्तीशी एजेंसियां सारा काम छोड़कर इसकी तहकीकात में मसरूफ हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल सकता। उन्होंने CBI, ED और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, इन लोगों ने हमारी हुकूमत के 2 वज़ीरों को गिरफ्तार किया। इनकी सोच नंबर 2 मनीष सिसोदिया और नंबर 3 सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करना थी ताकि वो मेरा गला घोंट सके। ये जबरदस्ती फंसाने की साजिश है। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, अगर मैं बेईमान हूँ तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं। CBI 16 अप्रैल को केजरीवाल से पूछगछ करेगी। अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली असेंबली का एक रोज़ा खुसूसी इजलास बुलाया। अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली असेंबली का एक रोज़ा खुसूसी इजलास बुलाया। यह खुसूसी इजलास CBI की तरफ से CM केजरीवाल को भेजे गए समन के बाद बुलाया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते को कहा कि आम आदमी पार्टी की मुल्क के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है और इसी वजह से उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। जापान के वज़ीर आज़म पर जानलेवा हमला, तकरीर के दौरान पाइप बम फेंका गया। जापानी वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा एक जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए। उनकी तकरीर के दौरान इन पर पाइप बम फेंका गया। बम फटने से पहले पुलिस ने कुशिदा को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। कुशिदा के जाते ही ये पाइप बम फट गया और जोरदार धमाके से अफरा तफरी मच गई। वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा ओकायामा शहर में अपनी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत में एक रैली से खिताब कर रहे थे। इसके बाद एक शख्स ने इन पर पाइप बम फेंका। अलर्ट सिक्योरिटी एहलकारों ने वज़ीर आज़म को पाइप बम तक पहुंचने से पहले ही बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। इसके फौरन बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से जलसगाह में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। वज़ीर आज़म को बचाने के साथ हमलावर को पकड़ने की कोशिश भी शुरू कर दी गई। इस वाक़े के वायरल होने वाली वीडियो में पुलिस एहलकार एक शख्स को जमीन पर लेटाकर इस पर काबू पाते हुए नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया है कि हमले में वज़ीर आज़म को कोई चोट नहीं आई। फुमियो किशिदा पर हमला साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे के कत्ल के सिर्फ 9 महीने बाद हुआ। शिंजो पर जुलाई 2022 में एक शख्स ने घरेलू बंदूक से हमला किया था। इस वाक़े में साबिक वज़ीर आज़म की मौत हो गई थी। जो बाइडेन का दूसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साल 2024 के सदारती इंतखाबात में दूसरी बार हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। जो बाइडेन के मुताबिक उन्होंने दूसरी मुद्दत सदारत के लिए इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है और वो जल्द ही अपनी बाज़ाब्ता मुहिम के आगाज़ का ऐलान करेंगे। अमेरिकी सदारती इलेक्शन हर 4 साल बाद नवंबर के पहले हफ्ते में मुनक्किद किए जाते हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक अमेरिकी सदर सिर्फ 2 बार ओहदा संभाल सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।